नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज का दिन, ये जो शनिवार है, ये शनिवार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए शनि के अवतार में आ गए हैं। पूरा का पूरा शनिवार का फुटेज राहुल गांधी खा गए फुटेज। जबकि काशी में 51वीं बार अवतरित हुए थे आज मोदी जी, 51वीं बार काशी में। तमाम प्रोजेक्ट परियोजनाएं, जितनी परियोजनाएं उन्होंने काशी में आज तक उद्घाटन कर दी हैं, उतनी परियोजनाओं को अगर वाकई धरातल पे उतारा जाता तो क्योटो को पीछे छोड़ चुका होता काशी। लेकिन खाली योजनाएं, मुंह से जुबान से फेंक दो योजना, फेंक दो योजना। हुआ क्या और क्यों हुआ? दरअसल मोदी जी और चुनाव आयोग, इन दोनों को आज सवेरे सवेरे राहुल गांधी ने लपेट दिया। और लपेटा नहीं, धागे उसके खोल दिए। उसमें कुछ ऐसी बातें कही राहुल गांधी ने जो अगर जनमानस में पहुंच जाए तो एक बड़ा, बहुत बड़ा एक आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि या नींव कह सकते हैं, नींव तैयार कर सकता था। भाजपा टूट पड़ी जैसे कि होता है। राहुल के नैरेटिव को या राहुल की बात को जनता में जाने से रोकने के लिए झूठ के लगातार प्रहार शुरू हो। और सोचिए आप, मोदी को बचाने के चक्कर में राजनाथ सिंह, कितना बड़ा नाम है, एस जयशंकर विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, बीएल संतोष संगठन महामंत्री, ये सारे के सारे ट्रोल में बदल गए। ट्रोल में, वो ₹1.5 वाले। अब बताइए, ये लोग का काम है ट्रोल करना, लेकिन ट्रोल बन गए। ट्रोल बने, उसके बाद हमने भी थोड़ा होमवर्क किया। ये लोग होमवर्क नहीं करते, ये लोग तेज आवाज में टूट पड़ते हैं, शोरगुल में सच को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम होमवर्क करते हैं। जब हमने होमवर्क किया तो देखा है तो राहुल के चक्रव्यूह में फंस गए हैं सारे के सारे, और इन सबका झूठ पकड़ा गया है। ये कहते अगर सीधा सीधा कि राहुल के सामने सब रंगे हाथ पकड़े गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब रंगे हाथों पकड़े। अब कैसे पकड़े गए ये समझने के लिए जरा हेमंत भाई को जोड़िए, स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। कई बार स्पेशल शो में भूल ही जाता हूं कि आप इंतजार कर रहे होंगे। खैर, अब शुरू करते हैं। जरा पूरा दिन भर का आज शनिवार का जो हाईलाइट है वो दिखाना आपको। सबसे पहले बाइट से शुरू करते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। हेमंत जी को भी अभी हम लाएंगे, लेकिन उनको सुनने से पहले आपको दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बाइट है राहुल गांधी की, वो लाइए, उसके बाद कहानी शुरू होगी। She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. That's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open heart. ये बड़ा रोचक था। दरअसल प्रियंका और राहुल के बीच जो कुछ बातें पहले हुई थी आपस में, आज उसको खोला कि प्रियंका ने कहा कि राहुल आग से खेल रहे हो तुम, यानी जो ये मोदी और इनके इकोसिस्टम से लड़ रहे हो, ये आग से खेलने जैसा है। लेकिन मैंने कहा कि आग में ही तो आखिर में जल जाना है, स्वाहा होना है। वही होता है भाई हमारी परंपरा। तो फिर आग से खेलने में क्या डरना?
और आगे तो बहुत सारी बातें की। कायल, सबसे कायल वाला काम यह है कि किसी कायल से डर जाओ, तो कायरों से नहीं डरो। अब कायर कौन है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। अब अगली वाली बाइट से ये पृष्ठभूमि थी। मुझे लगता है मैंने इसलिए सुनाया कि राहुल गांधी को प्रियंका ने कहा आग से खेल रहे हो, अगर हम होते तो कहते झूठों से खेल रहे हो। इसलिए अब अगली बाइट सुनिए, आप अगली बाइट सुनिए। बस हेमंत भाई आपके पास आता हूं, ये नहीं दिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? अब ये जब कहा, मैं यहीं से कहानी शुरू होती है। दरअसल आज राहुल तमाम चुनाव आयोग, वोट चोरी, बेईमानी सब बता रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब कृषि कानूनों के लिए लड़ रहा था तो मुझे धमकी देने के लिए अरुण जेटली को भेजा गया, और जेटली ने कहा कि भाई अगर साथ नहीं दोगे तो आप पर एक्ट होगा। एक्ट होगा मतलब जान ही रहे हैं आप, केस होगा, ईडी और सीबीआई और कौन कौन एक्टिव हो जाएंगे, सब यही होगा। मैंने कहा कि हम तो कभी झुके नहीं, तो आपको क्या हो भाई कि मुझे झुका दोगे? झुकने का सवाल ही नहीं है, वापस जाओ। इसके बाद शुरू होता है ट्रोल आर्मी। जो मैंने कहा जयशंकर, राजनाथ सब ट्रोल बन गए। ये ट्रोल बन गए, और ट्रोल बन के क्या किए, इसमें से क्या पकड़े वो? एक तो एक बात ये पकड़े कि एक जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसके बारे में ऐसे बोला। इस पर तो खैर अगर बोलना शुरू करें तो 4 घंटा आदमी बोले कि जितने लोग दुनिया में नहीं है उसी के बारे में तो नरेंद्र मोदी ओछी बातें करते हैं दिन भर, क्योंकि जो सामने है उसको बोलोगे तो आकर के मुंह पे दिखा देगा आपका असली चेहरा। लेकिन जो दूसरी बात थी, सबने पकड़ा कि कृषि कानून 2020 में आए। जेटली जी उससे पहले इस दुनिया से चले गए थे, उनका निधन हो गया था। तो राहुल गांधी देखो कितना बड़ा झूठा आदमी, झूठ बोल रहा है। कृषि कानून से पहले ही निधन हो गया जेटली का, तो जेटली कैसे गए कृषि कानून पर इनकी लड़ाई में इनको धमकी देने? ये बात बहुत जल्दी किसी को आकर्षित भी कर सकती है। यार ये तो एकदम बिल्कुल मतलब नग्न सत्य है, ये साफ है बिल्कुल। मैं दिखाता हूं आपको, और ये काम मैं देता हूं हेमंत भाई को, क्योंकि अंग्रेजी में तो थोड़ा बढ़िया से बताएंगे। एक एक कर अंग्रेजी में सब आएगा, जो ट्रोल्स बन के लोग किए हैं उसको जरा हिंदी में बताइए हेमंत भाई। शुरू करिए भैया जयशंकर से। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए ये जो सारे का सारा कार्यक्रम चला आपने देखा, एस जयशंकर साहब ने अभी तक ट्रंप को कोई ट्वीट का जवाब दिया है? 10 मई से लेकर के आज तक किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, कोई चर्चा की हो, जो इनका मेन काम। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कल क्या कहा भारत के बारे में, उस पर कोई रिएक्शन किया हो? अमेरिका के वित्त मंत्री ने कल क्या किया? अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने क्या किया भारत के टैरिफ को लेकर के? एक शब्द बोला हो? लेकिन इस पर उनको फुर्सत मिल गई। क्या कहते हैं, जेटली जी पास्ड अवे इन 2019, वो चले गए 2019 में, निधन हो गया उनका। फार्मूलाज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2020, 2020 में फार्मूला इंट्रोड्यूस हुए। डिड नॉट नो दैट राहुल गांधी हैज द एबिलिटी टू स्पीक विद डिसीज्ड लीडर्स। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी में इतनी योग्यता है कि जो लोग दिवंगत हो गए नेता, उनसे भी बात करने की योग्यता है। मे बी समडे ही कैन ट्राई कॉन्टेक्टिंग नेहरू जी टू सीक एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज ब्लंडर्स। हो सकता है कि वो किस दिन नेहरू जी से भी संपर्क करने में कामयाब हो जाए और उनकी गलतियों के लिए उनसे विवरण मांगे। सोचिए इसमें कितना व्यंग छिपा है। नेहरू जी तो शायद जिंदा है, नेहरू जी तो शायद जिंदा है, छोड़िए आगे चलेंगे। राजनाथ सिंह जी कहते हैं राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने एक एटम बम तैयार किया है चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के द्वारा,
चुनाव आयोग की गड़बड़ियों पे जो वोटों की गड़बड़ करते हैं। यदि उनके पास सबूतों का आइटम बम है और तो इसका परमाणु परीक्षण उनको तुरंत करना चाहिए। सच्चाई ये है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, ये राजनाथ जी कह रहे हैं। इन्होंने भी आज तक अमेरिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, अमेरिका के किसी मामले में। लेकिन चलिए आगे, कोई बात नहीं, चलते रहिए, अगला दिखा दीजिए। ये है BL संतोष साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री। ये कहते हैं, फर्स्ट ही ट्राइड विद लेट श्री मनोहर पर्रिकर। पहले उन्होंने मनोहर पर्रिकर के साथ ये कोशिश की, उस पे उनको गॉट रिब्यूक्ड, उनको पीछे हटना पड़ा। नाउ ही इज ट्राइंग विद लेट श्री अरुण जेटली। अब वो अरुण जेटली जी के साथ कोशिश कर रहे हैं। ओनली सिक माइंड्स, केवल बीमार दिमाग वाले लोग, कैन मिसरिप्रेजेंट अबाउट पीपल हु आर नॉट देयर विद अस एनीमोर। ऐसे लोग जो दुनिया में नहीं है, उनको मिसरिप्रेजेंट, उनको गलत बयानी उनके बारे में यही लोग कर सकते हैं। सोचिए आप, ये हरिश्चंद्र है, सारे जितने भी हैं सारे हरिश्चंद्र है। पहले अगले पाने दो हेमंत जी को, हाँ पहले बोल लेने दो ना उस विषय में, क्योंकि ये सारे आज BL संतोष ने किसे मानसिक रूप से बीमार बताया है, ये जरा समझना पड़ेगा। क्योंकि मरे लोगों के बारे में सबसे ज्यादा मोदी और साहब बोलते हैं। आशीष भाई मुझे आने दीजिए उसमें थोड़ा सा मेरे ऊपर ड्यूटी छोड़िए आप, मुझे मेरे पे छोड़िए एक बार। इसमें ना वो निर्मला सीतारमण का कुछ दिखा रहे थे। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज ए फेस, इफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी हैज ए फेस, यदि गैर जिम्मेदारी का कोई चेहरा हो सकता है, इट इज राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। तो वो है राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है। टू थ्रो बेसलेस एलिगेशंस एट पीपल इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन के लोगों पर आधारहीन आरोप फेंकने वाले, इवन दोज हु आर नो लॉन्गर विद अस, जो इस दुनिया में नहीं है, उन पर भी, इज बिकमिंग ए पर्सनैलिटी ट्रेट इन हिम। ये उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता जा रहा है। His remarks on late Shri Arun Jaitley is despicable, निंदनीय है उनके विचार। इंडिया नीड्स ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। जो कांग्रेस मुक्त मोदी जी कहते हैं, उसके बारे में निर्मला जी कह रही है, लाइन अलग ले रही है कि भारत को एक मजबूत विपक्षी दल की जरूरत है। मोदी जी क्या कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, और उनकी योजना है विपक्ष मुक्त भारत की। लेकिन निर्मला जी को कहीं से ज्ञान आया तो उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है। एन रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप हर्ट्स हिज पार्टी, एक गैर जिम्मेदार नेतृत्व कांग्रेस को नुकसान करता है, एंड द कंट्री, पूरे देश को भी नुकसान करता है। बट डज ही केयर, क्या उनको इसकी परवाह है? निर्मला जी को कांग्रेस की परवाह ज्यादा है, राहुल गांधी को नहीं। तो और कुछ दिखाना हो दिखाइए, नहीं तो फिर मैं अपनी इतना परवाह रुपये कर ली होती, काश इतना परवाह रुपये कर ली होती। ये देखिए, अब धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भावी अध्यक्ष भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, JP नड्डा के बाद, बड़ी तेज रेस में चल रहे हैं। इसको तो दर्शक ही पढ़ लेंगे, तो मुझे पढ़ने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने सार्वजनिक जीवन में न्यूनतम स्तर की सभी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, मगर राहुल गांधी की अपरिपक्वता और बचपने से घृणित मानसिकता ने कृषि कानूनों से जुड़े तथ्यों को छोड़कर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम पर झूठ फैलाने का असंवेदनशील काम किया है। मेरे ख्याल इतना ही बहुत है, एक अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली जी को लेकर कितनी पॉजिटिव है और कितना उनके मान सम्मान की चिंता है उनको। अब इसमें एक चीज और जोड़ दूं इससे पहले कि हम इसका विश्लेषण करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी ने ये सारी बातचीत कब की थी? आज सुबह की थी, 40 मिनट बोले थे वो विज्ञान भवन के। तब से लेकर के इतना बड़ा विवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल सेना उनके ऊपर टूट के पड़ी हुई है, पूरी बीजेपी। आपने दिखाई दिए इतने बड़े बड़े मंत्री जो ट्रंप को लेकर के चुप थे, सारे इश्यूज पे चुप रहते, वो राहुल गांधी पे टूट पड़े। आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे दर्शक भी, जो मैं बार बार आपको सालों से कह रहा हूं। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से इस विवाद पर एक शब्द नहीं कहा गया आशीष भाई। अभी जब मैं आपके पास लाइव आया, तब तक 2 मिनट पहले तक मैंने जितने भी लोग कांग्रेस के उसके क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है, संचार के लिए, एक भी शब्द, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ना, मेरी आदत है, एक भी शब्द किसी ने इस मामले में, वो जय श्री राम रमेश, जो जितने भी लोग हैं, ये देखिए 4 घंटे पहले अमित मालवीय ने कर दिया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक जवाब भी नहीं, जबकि सारे सबूत हैं, हर चीज के सबूत हैं। अब आप नैतिकता की बात पे आइए। देखिए जितने भी ये वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूं, बीजेपी, इनका बड़ा सम्मान करता हूं कि ये चाल चरित्र और चेहरे को लेकर कितने पर्टिकुलर, इनको सैल्यूट किया जाना चाहिए। नेहरू जी मेरे ख्याल 61 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे आशीष भाई। इंदिरा गांधी 41 साल पहले चली गई थी। राजीव गांधी 34 साल पहले चले गए थे।
मोदी जी का कोई भाषण आज तक संसद के अंदर बिना नेहरू और उनके खत्म हुआ है क्या? अभी मंगलवार को मोदी जी 102 मिनट बोले, 102 मिनट संसद में। आपने मैंने विश्लेषण भी किया था। उन्होंने 14 बार केवल नेहरू जी का नाम लिया, तो नेहरू जी तो जिंदा है। और राहुल गांधी तो मानसिक तौर पे बीमार है कि दिवंगत के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और ये सारे मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, बलवान हैं, बलशाली हैं। एक चीज तो आपको ये देखनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल और बीजेपी किस तरीके से टूट के पड़ी, सरकार भी। तो बीएल संतोष जैसा व्यक्ति नैतिकता सिखा रहा है, जिनका सुबह से शाम तक काम क्या है। और मैं तो हैरान था, ये तो क्योंकि आप संगठन महासचिव है ना, ये तो आते भी आरएसएस से, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ये बीजेपी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आरएसएस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें इन्होंने सुबह से चला रखी। अब सवाल आपके पास ये आएगा कि वो जो उनके बेटे हैं अपने जेटली साहब के, रोहन, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, उन्होंने ट्वीट किया कि ये मेरे पिताजी का निधन उस साल हुआ, सारे रिकॉर्ड की बातें, पिताजी का निधन उस साल में हुआ और ये बिल कब आए। और राहुल गांधी से रोहन वाला जरूरी है, एक बार रोहन वाला भी दिखा दे। ये राहुल गांधी के बारे में इन्होंने पूरा वो लिखा है कि राहुल गांधी का दावा है कि मेरे पिताजी ने उनको फार्मूलाज के ऊपर धमकी दी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का निधन 2019 में हो गया था और ये संसद में इंट्रोड्यूस 2020 में हुए थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मेरे पिताजी की ये प्रकृति नहीं थी कि वो किसी विरोधी विचार वाले को कभी धमकी दे। वो एक परिपक्व लोकतंत्र में भरोसा करने वाले आदमी थे और आम सहमति में भरोसा रखते थे। यदि कोई ऐसी सिचुएशन होती भी तो जो कि राजनीति में हो जाती है, वो खुले और फ्री मुक्त डिस्कशन के लिए तैयार रहते थे हमेशा, और एक सर्वसम्मत हल के लिए भी तैयार रहते थे। वो उसी तरीके के आदमी थे। और मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा, राहुल गांधी उनके बारे में बात करने से पहले सोचे, जो हमारे बीच में नहीं है। तो शायद रोहिणी जी को यही बात मोदी जी को भी कहनी चाहिए, और तमाम अपने जो गुरुजन जितने भी है बीजेपी के अंदर, बड़े छोटे, चाचा ताऊ जो भी है, उन सबको भी बतानी चाहिए। लेकिन रोहन जेटली का तो देखिए रिएक्शन, क्योंकि उनके पिताजी के बारे में कोई बात है, उनका तो स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों को कोई और काम नहीं बचा क्या राहुल गांधी बचे? दूसरी बात, अगर आप कहें तो अब वो खबर दिखा दी जाए जिसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये हिंदू बिजनेस लाइन की खबर है, ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं। इसको पढ़ लीजिए, ये जनवरी 22, 2018 की खबर है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की। वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मिले सोमवार को, और उससे ये बात आई कि जो अफवाहों को बल मिला कि जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है उसको लेकर के तमाम तरह की अफवाहें फैलनी शुरू हुई। दूसरा उसमें यह है कि पर्सनल विजिट है क्या ये, दो देयर वाज नो कंफर्मेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, इट इज लर्न्ड दैट जेटलीज विजिट वाज पर्सनल। वो अपनी बेटी की शादी का इनवाइट करने गए थे, और उसके बाद आगे चलाइएगा इसको, अपनी बेटी को उसको चलाए गए थे। उसके बाद की जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, द कांग्रेस सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द पासिंग ऑफ क्रूशियल लेजिस्लेशन सच एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल एंड द लैंड एक्विजिशन बिल इन राज्यसभा। सोचिए, लैंड एक्विजिशन बिल के राज्यसभा के ऊपर चर्चा महत्वपूर्ण है। जेटली हैड रिपोर्टेडली एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू टॉक टू सीनियर कांग्रेस लीडर्स ऑन द पेंडिंग रिफॉर्म बिल्स। तो वो इन बिलों पर बातचीत करने के लिए इच्छा जताई थी उन्होंने, और वो हो सकता है गए। तो ये 22 जनवरी 2018 की खबर है। अब इससे सुनिए, एक मिनट हेमंत भाई, एक मिनट रुकूंगा। इस सबके बाद एक और दिखा देते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। एक और है, इससे पिछली अखबार में निकला था 2020, जो बता रहे कि 20 में बिल आया और 19 में निधन हो गया। ये उनके लिए है, ये गूगल सारा ट्रैक करता है। अब तो एआई का जमाना है, इधर उधर से सारे जितने इंफॉर्मेशन होती है सब इकट्ठा कर लाता है एआई के दौर में। मैंने ये सवाल किया, वही दिखा रहा हूं कि ये बिल कब जो है ड्राफ्टिंग इसका हुआ, क्या हुआ। तो जवाब क्या मिला, हाँ 2017 में कुछ कृषि कानूनों का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन वो 2020 में अधिनियमित हुए। इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, 2017 में कुछ कृषि कानूनों का ड्राफ्ट मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन वो 2020 में अधिनियमित हुए। जिस 2020 की चर्चा हो रही थी कि 2020 में आया जो है फॉर्म बिल, इसका ड्राफ्ट का काफी हिस्सा 2017 में ही बन गया था। 2017 में केंद्र सरकार ने कई आदर्श कृषि अधिनियम जारी किए थे,
जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना था। इन आदर्श कानूनों में राज्यों को कृषि उपज को विनियमित करने वाले कानूनों को लागू करने की सलाह दी गई थी, लेकिन 2018-19 में एक समिति ने पाया कि कई राज्यों ने इन सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं किया था। 2020 में केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए, जिन्हें बाद में कृषि कानूनों के रूप में अधिनियमित किया गया। इन कानूनों का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज को एमएसपी, एपीएमसी, कृषि उपज विपणन समिति, मंडियों को बाहर भेजने की स्वतंत्रता देना। वो तो सब बीती बात होगी। अब फिर आइए अगले पैराग्राफ पे। इसलिए 2017 में कृषि कानूनों का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन 2020 में इन्हें अधिनियमित किया गया था। ये बिल्कुल साफ है कि 17 में ये कृषि कानूनों का ड्राफ्ट तैयार हो गया था। अब मैं एक बात और बताऊं, मैं खबर उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा है, अगर बीच में लगवाना होगा तो मैं लगवा के दिखा दूंगा हेमंत भाई। भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव जैसे टलते आ रहा है, फिर टल गया है। क्यों टला है? सीधी खबर लिखी है आज हिंदुस्तान ने। टला क्यों है? टला इसलिए है, बताया जा रहा है कि फ्लोर मैनेजमेंट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, तो अभी से ही फ्लोर मैनेजमेंट और अपना जो भी है वोट का हिसाब किताब, गुणा गणित, ये करने जा रही है। जब तक जेटली थे तब तक जेटली को सबसे बड़ा मैनेजर माना जाता था। जैसे आजकल राजनाथ सिंह को कई जगह भेजते हैं मोदी जी, वैसे ही जहां मुश्किल चीजें होती थी वहां पर जेटली को भेजा जाता था। कोई भी बिल, वो भी बिल की ही बात हो रही है, बिल भी जब कोई आता है, कोई बिल आता है तो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। और उस फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो उस फ्लोर मैनेजमेंट का माहिर आदमी होता है, जमाने में प्रमोद महाजन हुआ करते थे माहिर, और वहां से ये सिलसिला जेटली तक पहुंचा। अब तो कोई मैनेजमेंट होते नहीं है, अब तो पकड़ के ले आया जाता है, सादे पन्ने का साइन करवा लिया जाता है राजनाथ सिंह के दफ्तर में। लेकिन जब तक मैनेजमेंट था तो मैनेजमेंट, अब वो मैनेजमेंट घर में जाकर के कैसे होता था, मना के, फुसला के, बहला के, धमका के, वही मामला राहुल ने खोला है। 17 में जितना झूठ परोस रहे हैं जयशंकर से लेकर के और अमित मालवीय तक, उनके लिए हम ये इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि पहले शोरगुल करने से पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए प्लीज। 2017 में ड्राफ्ट तैयार हो गया था और राज्यसभा में बिना कांग्रेस की मदद के नहीं पास हो सकता था। इसीलिए राहुल गांधी के पास गए और आपने द हिंदू बिजनेस, द हिंदू ये कोई वैसा अखबार नहीं है, दुई अखबार है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जिस पर हम भी थोड़ा बहुत एतबार करते हैं, उसने खबर लगाई थी जब मिले थे। उसके बाद आपको बताएं 10 जनपद के रजिस्टर में भी दर्ज है जेटली का वहां जाना। तो ऐसे हालात में अब हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, अब तो कोई डाउट नहीं बचा ना, ये क्या कहते हैं, ये पूंछ पकड़ते हैं। अरे पूंछ के पहले मुंह, गाय की पूंछ पहले आती है कि पहले मुंह आता है? पहले उसका मुंह आता है ना, ये सीधा पूंछ पकड़ते हैं। अरे मुंह की तरफ से चलो, पता चल जाएगा। 17 में ड्राफ्ट तैयार था, आपकी मजबूरी थी, आप फंसे थे, इसलिए 2020 तक आपको इंतजार करना पड़ा। जेटली तभी से मैनेजमेंट में लगे थे, आपने भेजा था। आशीष भाई और डिटेल्स बता देता हूं आपको, यहीं तक मामला नहीं है। अगर आपको ध्यान हो 2018 में नीति आयोग ने वन नेशन वन मार्केट की थ्योरी फ्लोट की थी, वन नेशन वन मार्केट की, और उसमें प्रस्ताव क्या दिया था कि जो इंटर स्टेट ट्रेड बिजनेस है उस सारे के लिए एक टैक्स की और नीति बढ़ाई जाए। और उसी मामले को लेकर के मैंने आपको लिंक भी भेजा है, जो अपने जेटली साहब, मरहूम जेटली साहब थे, उनके जो सबसे प्रिय मित्रों में मीडिया में एक थे मिस्टर रजत शर्मा, उनके चैनल पे बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू दिया है एमएसपी को लेकर के और कृषि कानूनों को लेकर राहुल से हुई बातचीत पर। आप उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसका अगर संभव हो टेक्निकली लीगली, आपको ज्यादा पता है, मैंने आपको लिंक दिया है इंटरव्यू का, छोटी सी क्लिप है 1.5-2 मिनट की। उनकी वो प्रॉपर्टी है, और वैसे भी हमसे तो ये लोग नाराज रहते हैं, हमसे आपसे न्यूज लॉन्च। नहीं, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 2018 में अपने सबसे प्रिय मित्र रजत शर्मा के चैनल पे जेटली साहब ने राहुल गांधी से अपनी मुलाकात के बारे में खुलकर विवरण दिया है कि मैंने उनको ये कहा कि हम सब चीजों के लिए आप दोषी हैं, 58-60 साल तक आपकी सरकार थी, आप चाहते हैं ये वो फला। उसमें सारा कृषि कानूनों से लेके हर चीज पे, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के उन्होंने राहुल की मुलाकात पर
पूरा रजत शर्मा को बताया है। और रजत शर्मा उनसे ये क्यों पूछने वाले, किसको, राहुल गांधी ने बताया था कि क्या बातचीत हमारी बंद कमरे में हुई, धमकी मिली नहीं मिली, ये तो उनको पता नहीं था। और हकीकत क्या है अगर आप इसको देखेंगे तो एक चीज और बता दूं आपको, राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें 17 मार्च 2024 को उन्होंने यही रेफरेंस दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया। 17 मार्च 2024 का भी वीडियो है, तब उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो मैं संघर्ष कर रहा था लैंड एक्विजिशन बिल, वहां उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल कहा था, तो इससे मेरे भी तुरंत कान खड़े हुए और मैंने इमीडिएटली कोशिश की संपर्क करने की कि भाई क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि वो स्लिप ऑफ टंग था, ये नहीं है। और राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद पे आए थे जेटली साहब, बाकायदा तारीख भी मैंने आपको बता दी, अखबारी कटिंग दिखा दी, अब तो कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि 10 जनपद के मुलाकात रजिस्टर में जेटली साहब का नाम है, क्योंकि Z+ प्रोटेक्टी है गांधी परिवार, उनसे कोई भी मिलने जाता है तो उसकी बाकायदा एंट्री होती है, टाइम होता है, इनका भी और आउट का भी। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने आज पहली बार नहीं की जो बीजेपी टूट के पड़ी, 17 मार्च 24 को भी कह चुके हैं वो यही बात, केवल संदर्भ उसमें लैंड एक्विजिशन का था, आज इसमें कृषि बिलों का है। कंटेंट आप देखेंगे सेम का सेम है बिल्कुल। और राहुल गांधी ने यही बात कही, मैं आग से खेल रहा हूं और आग में ही मुझे खत्म हो जाना है, तो गैरों से मैं नहीं डरता। असली समस्या क्या है, आज का जो उनका भाषण है, आप देखिए सोमवार से लेकर के आज शनिवार आ गया, पूरा हफ्ता आशीष भाई आप भाजपा की हालत सोचिए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, लोकसभा राज्यसभा के अंदर कितना जबरदस्त डिस्कशन हुआ अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, किसी सवाल का जवाब मोदी जी, राजनाथ, अपने अपना क्या नाम है जयशंकर, कहीं जवाब दे पाए? केवल 2 सवाल पूछे थे राहुल गांधी ने कि आपकी विल पावर क्या थी और आपने सेना का क्या खुला हाथ दिया कि नहीं दिया, सेना के हाथ क्यों बांधे, और तीसरा सवाल उनका था कि जहाज कितने गिरे। किसी सवाल का जवाब देश को मिला। और हालत ये हो गई कि राज्यसभा में तो मोदी जी ने आना गवारा नहीं समझा और अमित शाह साहब को जवाब देके वो कर डाला। उसके बाद जो ट्रंप जो दुर्गति कर रहे हैं पिछले लगातार, अब छोड़ दीजिए ट्रंप को, ट्रंप से आगे, ट्रंप का तो खैर जवाब कोई सोच भी नहीं सकते आप, ये जितने बहादुर, ज्ञान बहादुर है। कल ट्रंप के विदेश मंत्री, ट्रंप के वित्त मंत्री ने भारत के बारे में क्या क्या कहा, जयशंकर की आवाज निकली, निर्मला सीतारमण की निकली, राजनाथ की निकली, प्रधान साहब की निकली, BL संतोष की निकली, अपने अमित मालवीय साहब की निकली, बीजेपी और RSS में किसी की आवाज निकली हो मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए आप, एक। और वो जुलूस किसका निकाल रहे हैं? वो भारत का जुलूस निकाल रहे हैं। इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया एज ए नेशन, उसमें मेरा और आपका भी, और हम 144 करोड़ लोगों का निकल रहा है। ये देश किसी मोदी का, किसी राहुल का नहीं, ये देश हम सब का है। जिस तरीके से भारत की फजीहत इस समय अमेरिका कर रहा है रह करके, और जान पूछ के डिमीन कर रहा है एज ए कंट्री, हम ऐसा देश ने 78 साल में कभी नहीं देखा। याद रखिएगा मेरी बात, हम किससे तेल खरीदेंगे? अमेरिका हम पे पेनल्टी लगाने वाला कौन होता है? आर वी ए कंपनी? वी आर ए सॉवरेन नेशन। हु इज ट्रम्प टू इंपोज पेनल्टी ऑन अस? बाय द वे टेल मी, जयशंकर क्या सिखा रहे हैं? नैतिकता। कभी मोदी जी जाके पूछा है कि नेहरू की डेथ कितने साल पहले हुई थी? और क्या बोलते हो आप सदन में खड़े होकर? ये है इन लोगों का दोहरा चरित्र। और हकीकत क्या है, आज का जो 40 मिनट का भाषण था और उसमें जो कायर शब्द का महिमा मंडन किया गया है सबूतों के साथ, कि जब अंग्रेज आए थे तो ये तो आदेश लेने जाते थे उनसे, और नेहरू, पटेल और अपने गांधी जी और तमाम लोग, अंबेडकर, वो अंग्रेजों से भिड़ने जाते थे। और फिर ये पूछ लिया कि एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ। तो पूछ में जो आग लगाई है, उसका जो दिक्कत है उसके जवाब नहीं। तो फिर उसमें नैतिकता का पाठ जेटली साहब के पीछे छुप के, मरहूम जेटली साहब के पीछे, और ये सारे जो नैतिकता, चाल चरित्र, चेहरा इनको आज याद आया है, इनको 11-12 साल से याद नहीं था। अगर मोदी के किसी भाषण में से नेहरू को हटा दो तो क्या बचता है? पाकिस्तान, भारत में, भारत की बात कर रहा हूं, बाहर जाके तो नेहरू का नाम नहीं ले सकते। नेहरू हटा दो तो टीपी चाहिए होता है, बस नेहरू पर टीपी के बगैर बोल लेते हैं, बाकी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कुछ नहीं बोल पाते मोदी जी, कुछ नहीं। नेहरू शुरू, नेहरू खत्म। और रोहन जेटली जो व्यथित हुए कि उनके पिताजी का नाम आया, मैं रोहन जेटली से एक निवेदन करूंगा कि वो राहुल गांधी को धन्यवाद ज्ञापित करें, धन्यवाद दें कि राहुल गांधी बहाने आज अरुण जेटली के लिए आंसू बहा रहे हैं, टेसुए बहा रहे हैं। नहीं, अरुण जेटली को मोदी जी ने कितनी बार याद किया है, जरा रोहन जेटली से मैं ये बात पूछ रहा हूं। और रोहन जेटली को एक बार व्यक्तिगत रूप से मोदी जी ने बुलाया था, वो प्रसंग ही मैं नहीं चर्चा करना चाहता, वो रोहन जेटली को पता है।
रोहन जेटली को पता है। जब रोहन जेटली का अभी समझ लीजिए कि दुख भी नहीं खत्म हुआ था, आंसू भी नहीं सूखे होंगे, और रोहन जेटली को किस लिए बुला लिया गया था। तो आज रोहन जेटली को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि आज देखिए भाजपाई रोहन जेटली को याद कर रहे हैं, अरुण जेटली साहब को याद कर रहे हैं। ये जेटली साहब को, ये अरुण जेटली हैं। नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में बैठे हैं, मैं फिर बता दूं, कई बार पीछे चले जाते हैं इसलिए ताकि समझ में चीजें आए। अरुण जेटली हैं कि मोदी दिल्ली में है। जब गडकरी का पूर्ति वाला मामला आया, क्योंकि गडकरी से जो ये डिफॉल्ट था, अब कौन कौन थे उसमें, जेटली, सुषमा, वेंकैया और ये क्या नाम था, अनंत कुमार, ये 4 डिफॉल्ट था। ये डिफॉल्ट चाहता था, ये डिफॉल्ट, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, ये डिफॉल्ट चाहता था इनकी दुकान ना बंद हो, क्योंकि ये अडवाणी के पीछे खड़े होकर दुकान चलती थी सबकी। अडवाणी जाएंगे तो दुकान इनकी बंद हो जाएगी। तो पहले तो अडवाणी को इन लोगों ने आखिरी समय तक मैदान में कायम रखा कि नहीं अडवाणी जी, आप तो आप ही बनेंगे प्रधानमंत्री। जब लगा कि अब कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि अडवाणी जी को ससम्मान रिटायर करने के लिए ही गडकरी को संघ ने दिल्ली में बिठाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के। फिर पूर्ति आ गया, वो भी बड़े प्लान के साथ आया पूर्ति। उस पूर्ति की प्लानिंग थी बकायदे, जेटली जी के संबंध हर जगह बड़े अच्छे थे। पूर्ति की प्लानिंग थी ताकि गडकरी को घर बिठाया जा सके, महाराष्ट्र वापस भेजा जा सके। जब भेज दिया गया और फिर भी ये लगा कि अब अडवाणी जी को संन्यास लेना पड़ेगा, तो उस वक्त प्रभारी महासचिव थे जेटली गुजरात के, और गुजरात से उन्होंने लाया नरेंद्र मोदी को कि चलो ये ले चलेंगे, मुख्यमंत्री तो है, ये ले चलेंगे, इसको बिठाएंगे, अपने चालू रहेगी दुकान। वहीं जेटली ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जिसे लेके आए वो तो उसने तो सबका रिटेल काउंटर, फेरी तक बंद करवा दिया, दुकान तो छोड़ दीजिए, फेरी लगाते थे फेरी भी बंद करवा दिया। और फिर जेटली जी के साथ कैसा व्यवहार जेटली जी लेके आए थे, कैसा व्यवहार रहा, ये भी सबको पता। मैं कह रहा हूं फिर अतीत में जाएंगे तो बहुत पन्ने खोल डालूंगा मैं, हम तो आदत है मेरी जो जानकारी है वो नाम लिख बताने। तो आज कम से कम जेटली जी को याद किया गया। इररिस्पॉन्सिबिलिटी का फेस किसने बताया हेमंत भाई? निर्मला सीतारमन। मैं भी 1 आध मिनट ले लूं, उसके पहले तो तथ्य बता रहे थे। निर्मला सीतारमन, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा फेस अगर देश में मैंने देखा है तो निर्मला सीतारमन का देखा है। ये मेरे आरोप हैं जिम्मेदारी से। वित्त मंत्री हैं, शेयर बाजार 4 दिन में 13 लाख करोड़ रुपए डूब गया। 13 लाख करोड़। वित्त मंत्री को निवेशकों को भरोसा देने के लिए कुछ बोलना चाहिए था, नहीं। आज अगर ये राहुल नहीं बोले होते तो जरा एक बार सर्च करिएगा हेमंत भाई कि निर्मला सीतारमन ने पिछला बयान कब दिया था। आशीष भाई माफ कीजिएगा, इंटरवीन करूंगा 1 सेकंड के लिए। आप गलत आदमी को गलत नंबर डायल कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन से आप सवाल पूछ रहे हैं, वो कह देगी मैं शेयर मार्केट में निवेश ही नहीं करती, जाइए आप कर लीजिए। उनका सीधे जवाब होते हैं। आप कहेंगे आलू प्याज महंगे होंगे, वो कहती मैं प्याज नहीं खाती। आप कहोगे रुपया कम, नहीं, आप गलत आदमी की बात कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि साहब रुपया कमजोर हो गया, वो कहेंगे नहीं डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर नहीं हुआ। तो मेरे भाई आप गंभीर पत्रकारिता करो, चुटकुलों के लिए और लोग हैं। आप निर्मला सीतारमन से अगर तर्कपूर्ण जवाबों की उम्मीद कर रहे हो तो ये मेरी और आपकी अपरिपक्वता है। वो उसी काम के लिए लाई गई है छोटे भाई, उनका काम ही वो है। वो शेयर मार्केट का आप सवाल पूछो उनसे, क्या कहेंगे? मैं शेयर में निवेश ही नहीं करती, जाइए आप। वो नहीं करती तो नहीं जवाब देंगी। भाई बताइए आप। हेमंत भाई अगर ऐसे इन लोगों की चर्चा इस आधार पे नाम काटोगे तो पूरा चुटकुला सरकार ही चल रही है, पूरा चुटकुला सरकार। एग्जैक्टली आप बताओ ना, पूरा चुटकुला सरकार। जयशंकर आज सारा संवेदना वेदना सब बता डाले हैं। जयशंकर विदेश, इस समय विदेश नीति सबसे ज्यादा चर्चा में भारत की होनी चाहिए, चाहे वो रसिया से रिलेशन हो, चाहे चाइना से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे ईयू से हो, चाहे ब्रिटेन से हो, सब जगह। ब्रिटेन से मोदी जी लौट के आए। कल ब्रिटेन की संसदीय समिति ने भारत को 12 दमनकारी देशों की सूची में डाल दिया। 12 दमनकारी देशों की सूची में डाला संसदीय समिति ने, ये कोई नहीं कि कोई एनजीओ ने डाला है। जयशंकर ने बोला? नहीं बोला। वहां रणधीर जायसवाल बोलेंगे,
ठीक है, जयशंकर नहीं बोला, अमेरिका पे नहीं बोले, ट्रंप पे नहीं बोले, राहुल गांधी बोलने आ जाएंगे। तो ये बताओ, इन लोगों को कॉमन राहुल मंत्री घोषित कर दो, न विदेश, न अर्थ, न विदेश, रक्षा, न गृह। हाँ? फिर आप वही बात कर रहे हैं, संसद के अंदर जो उन्होंने इतना शर्मनिरपेक्ष झूठ बोला खड़े होकर के, विदेश नीति की जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड थी आज तक की, अगर कोई कैरियर डिप्लोमेट उसको पढ़ ले तो या तो नौकरी छोड़ जाएगा या उस किताबों को फाड़ देगा जहां से उसने पढ़ा है। पूरे का पूरा व्हाट्सएप ज्ञान दे डाला, इतना तर्कहीन, इतना इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो जयशंकर ने वहां पर बयान दिए विदेश नीति को लेकर के, वो भूतों ने भविष्य, आशीष भाई मैं कह सकता हूं, वो एक कैरियर डिप्लोमेट की भाषा हो ही नहीं सकती। तो ना तो ये कैरियर डिप्लोमेट रहे और ना ये कभी पॉलिटिशियन बन पाए, क्योंकि पल्ले 4 वोट है नहीं देश में कहीं भी। तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। ये है पूरी की पूरी कैबिनेट की स्थिति। और मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं और कई बार कहता हूं, आपको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन माफ कीजिएगा, कि इस कैबिनेट के अंदर आज की तारीख में टैलेंट का अभाव नहीं है, टैलेंट का अकाल है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो ये आज इनको नैतिकता याद आई, कभी मोदी जी को भी जाके बता देते कि सर 61 साल पहले नेहरू की डेथ हुई थी। एक बार कहने की बात है कि हम ये खुद ही पीछे पड़े हुए थे कि नेहरू ने पानी का ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फला ये कर दिया, बांध नहीं बने। इनसे कोई पूछो जाके एक बार, गिनाओ कितने बांध है? कुछ नहीं, क्योंकि पता है जैसे गुजरात मॉडल बेचा था ऐसे ही सारी झूठ बेचते हैं। कोई फैक्ट चेक करने वाला कोई है नहीं। तो राम भरोसे झंडू होटल है, मीडिया सारा पोमेरियन है जो आप कहते हो, उसकी पूछ ऑटोमेटिक हिलती है, बात खत्म होगी। तो ये देश एक ऐसे मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया आशीष भाई, एक अंधी झूठ की गुफा है, उसके अंदर आप चलते जाइए और जो आपसे पलट के सवाल पूछ ले वो देशद्रोही, वो इमेच्योर, वो मानसिक बीमार, और उसके लिए तमाम विशेषण। यही देश का नया भारत है जो है। लेकिन एक बात मान के चलिएगा, जो फ्रस्ट्रेशन आज दिख रही है भाजपा की टॉप लीडरशिप में, वो सामान्य नहीं है, वो बेहद असामान्य है। बिल्कुल। और एक आखिरी बस बात करेंगे, चर्चा खत्म, आज वक्त ज्यादा हो गया, क्योंकि इस विषय में बोलने के लिए अभी भी बहुत कुछ मन में भरा पड़ा है। अभी हेमंत भाई ने कहा कि असंवेदनशील जो नहीं रहा दुनिया में, असंवेदनशील से अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था बीएल संतोष ने। मैं बिल्कुल बीएल संतोष के साथ हूं, जो उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से, क्या शब्द था हेमंत भाई? हाँ, Only sick minds, बीमार मस्तिष्क, बीमार दिमागी रूप से बीमार, जो बीमार दिमाग हाँ। का है, मतलब बीमार दिमाग का मतलब कि समझ लो कि उसकी स्थिति नहीं ठीक है, हटा दो। तो वो जो है बहुत अच्छा, ये मैं इनके साथ हूं। अब देश तय करे कि इस देश में सबसे, जैसे बीमार में भी कई होता है, कई लेवल होता है, कि बुखार है, बुखार कितना हल्का फुल्का, हरारत है कि 104 है। तो मानसिक रूप से बीमारी में भी कई लेवल होगा कि हल्का फुल्का बीमार है, नाम भूल जाते हैं। एक होता है कि एकदम पत्थर फेंकने लगता है आदमी सड़क पर जाते हुए को, जिसको पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ता है, कंबल भी मिलता है, सुना हूं कि अगर पागल खाने में भर्ती करवाओ किसी को तो देश को यह तय करना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। ये तय करना चाहिए कि दुनिया में जो लोग नहीं हैं उन पर कौन सबसे ज्यादा अभद्र घटिया बातें करता है और कितना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस आधार पर यह तय होना चाहिए, और मुझे लगता है इसका सीक्वेंस बनाने की जिम्मेदारी बीएल संतोष को ही देनी चाहिए, ताकि देश जान पाए कि इस देश में मानसिक बीमारों की संख्या कितनी है और कौन सबसे ज्यादा मानसिक बीमार है। और उसमें बाकायदा नेहरू से लेकर सबकी जो है चर्चा हो कि इन लोगों को, भाई ये लोग जिंदा तो है नहीं जो हमारी जानकारी है, जेल काटे। अब सोचिए आप, वहां सब चलेगा, वो जेल काटे, मतलब सालों साल जेल में जो आदमी गुजारा, अपनी पूरी संपत्ति, इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति जिसके पास थी, पूरी संपत्ति देश को दे दिया जिस आदमी ने। आज तो ईडी सीडी जो करना है करो, हम राहुल की नहीं, लेकिन नेहरू के लिए तो हम लड़ेंगे भाई। नेहरू ने इस देश की आजादी में जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार थे उनमें नेहरू थे। हम अपने आजादी के लिए जो पुरखे हमारे लड़े उनको थोड़ा छोड़ देंगे किसी की इज्जत करने के लिए? तो नेहरू आजादी में जो मुख्य किरदार था वो हमारे पुरखों में से है। वो उनको जो गाली देते हैं, पहले उनकी मानसिक स्थिति चेक करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, और सबकी चेक करनी चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी भी चेक करवाओ, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि संपत्ति जांच करने से पहले हमारी चेक कर लो, मानसिक स्थिति चेक करने से पहले हमारी भी चेक कर लो, हेमंत भाई की भी चेक कर लो।
तो ठीक है, हमें इजाजत दीजिए, लंबा हो गया शो आज हम सब छोटे छोटे शो कर रहे थे। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद, नमस्कार।